हम स्टार्टे करांगे। हाँ ऐसी चीज तो जो फिलहाल देखा हाँ इंडिया के अंदर विदेश में सुना करते LGBTQ समलैंगिकता बहुत बड़ा सवाल बन रहा है वो। शायद पहले तो दूर दूर सुना करते, अब तो ऐसा काम हो गया कि भी आसपास में ये दिखते हैं, समाज में दिखने लगी भी ऐसी समस्याएं आने लगी। इसकी वजह क्या है? क्या कुछ आपने अभी तक महसूस करा भी ये चीजें क्यों बढ़ने लग रही हैं? देखो, ये चीज़ें सतेंद्र भाई बढ़ने के पीछे जो कारण है वो है इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले लोगों की नीतियाँ। कैसे नीतियाँ? कैसे? जो शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हमारा जो इष्ट देव है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही सब चीज़ें नियंत्रण करता है। तुम कहते हो कि सृष्टि को भगवान ने बनाया तो हम अपनी सृष्टि बना देंगे। तो जो भी परमात्मा ने बनाया है प्राकृतिक रूप से वो उसका अल्टरनेट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने बीज बनाए, वो कह रहे हैं कि जो भगवान ने बनाए वो ठीक नहीं थे, हम तुमको उन्नत बीज देंगे। वो कहते हैं कि सूरज से रोशनी ले रही, तो वो कहते हैं हम तुमको ऐसे बीज दे देंगे जिनको सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होगी। हम तुमको ऐसे बीज दे देंगे जो ज़्यादा बारिश में भी उग जाएंगे, जो कम बारिश में भी उग जाएंगे। वो कह रहे हैं कि पुरुष और महिला दो मतलब अलग अलग जेंडर हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, पुरुष महिला नाम का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म है। वो कहते हैं महिला चाहे तो पुरुष बन सकती है, पुरुष चाहे तो महिला बन सकता है। महिला, वो कह रहे हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि बीज को कैरी करने का काम केवल मादा कर सकती है, वो कहते हैं ना, अगर नर अपना मतलब जो जेंडर चेंज करा लेगा तो वो भी मादा बन सकता है। इधर से वो कह रहे हैं कि बीज को कैरी करने का काम अकेली मादा का नहीं है, इसीलिए जेंडर इंपॉर्टेंट ही नहीं है। हम जिधर कह रहे हैं कि व्यक्ति जब विवाह की जो प्रणाली है उसमें महिला की शादी पुरुष से होनी चाहिए, वो कहते हैं ना, पुरुष पुरुष भी कर सकता है, महिला महिला भी कर सकती है। तो उन लोगों का एक कैरेक्टर है कि ज़्यादातर किसान, ज़्यादातर जो ये शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं, ये प्राकृतिक जो नियम है, प्राकृतिक जो प्रणाली है, परमात्मा की बनाई हुई जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ चलने वाले लोग हैं। तो इनका जो कैरेक्टर है वो क्या है, ये इंटरेस्टेड रहेंगे, पुरुष पुरुषों में इंटरेस्ट रहेगी, महिला महिलाओं में रहेंगी। और इनके जो पुरुष हैं खासतौर पे बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जैसे बिल गेट्स के लेवल के लोग जो हैं, वो ज़्यादातर छोटे बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, पेडोफाइल जिनको बोलते हैं। इसीलिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग को ये लोग नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, और इवन चाइल्ड अब्यूज़ को भी ये लोग इस तरह से नॉर्मलाइज करके आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी प्रोपेगेंडा के तहत आम जनमानस के अंदर एक कंसेंट बन सके, क्योंकि ये कोई भी काम करते हैं तो कंसेंट से करते हैं, तो आम जनमानस में कंसेंट बने इसके लिए पहले एजेंडा पुश करते हैं। फिर बड़े बड़े जो इन्होंने ही अपने स्टार बनाए हुए हैं, चाहे खिलाड़ियों के रूप में, चाहे अभिनेताओं के रूप में, चाहे नेताओं के रूप में, चाहे सरकारों में बैठे लोग, पॉलिसी मेकर्स लोग, और जो प्रसिद्ध लोग हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिर उनके माध्यम से उनको पैसा भेज करके, उनके एनजीओज को फंडिंग करके ये उनके थ्रू पूरे समाज में एक संदेश देते हैं। तो आप जैसे और मेरे जैसे लोग आपस में बैठकर चौपालों में चर्चा करते हैं, ये तो आम बात हो गई है। आजकल ऐसा बुरा हाल है, बुरा हाल हो गया है, समाज का सत्यानाश हो गया है। और जब हम ऐसी बात बोल रहे होते हैं तो हम इनडायरेक्टली उनकी बात को स्वीकार कर रहे होते हैं, और अपनी स्वीकार्यता जब हम देंगे, जब अपनी कंसेंट दे देंगे, तो उनका एजेंडा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर चाहिए क्या हम लोगों को कि ऐसा हमें नहीं होने देना चाहिए, और क्यों नहीं होने देना चाहिए इसकी चर्चा लगातार होनी चाहिए। तो ये LGBTQ प्रोपेगेंडा असलियत में सरकार और इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से समाज में प्रोपेगेट करने का काम कर रहे हैं बड़े पूंजीपति लोग, खास तौर पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी आर्थिक आपराधिक एजेंसियां। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब जैसे अभी बातचीत हुई, जहाँ तक बात करा हाँ, ये अपने आसपास भी ये देखने में मिला है जी। लेकिन फिर एक चीज सोचने की भी हो जाए कि भाई सभी ऐसे क्यों नहीं है, कुछ लोग ही ऐसे क्यों बने हैं। क्योंकि समाज में देखा, आसपास देखा तो कुछ कम, बहुत कम मात्रा में स्टार्टिंग है, लेकिन वही क्यों है और सारे क्यों नहीं।
हाँ, ये इसके अंदर थोड़ा सा इशू आ जाता है। सबसे पहली बात, एक इंसान के अंदर महिला और पुरुष दोनों के गुण मौजूद होते हैं। कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से, पारिवारिक ट्रॉमा की वजह से या जेनेटिकल मॉडिफिकेशन की वजह से आदमी में महिलाओं वाले गुण आ जाते हैं कुदरती। इसका दूसरा कारण यह भी होता है कि बच्चा ज़्यादातर यदि घर की महिलाओं के बीच ही रहेगा तो वो महिलाओं जैसी बातचीत और महिलाओं के जैसा काम करने लग जाएगा, अगर वो लड़का है तो। या आपने कई बार देखा होगा कि किसी के घर में पुत्र नहीं हुआ और बेटी ही हुई, और आदमी पुत्र को अगर इम्पोर्टेंट मानता है तो वो बेटी को ही बेटा कह करके पुकारना लग जाता है, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा। और बेटी भी अपने पिताजी को यही कहे, मैं तो खाना खाऊंगा, इस टाइप से लड़का बनने की कोशिश करती है। और वो लड़की फिर लड़कों के जैसा ही बिहेव करने लग जाती है। एक तो ये होता है पारिवारिक संस्कारों की वजह से, एक होता है जेनेटिकली होता है। तीसरा एक और कारण होता है कि जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बच्चों के अंदर, जब किशोर अवस्था में वो होता है, उस वक्त उसका एक्सपोजर किन के साथ है। मान लो वो ऑल बॉयज स्कूल में है या ऑल गर्ल्स स्कूल में लड़की है, सिर्फ लड़कियां हैं वहाँ, अब उसका अपोजिट सेक्स के प्रति जो है वो अट्रैक्शन तो नॉर्मल चीज़ रहेगी। वहाँ पर उसको अपोजिट जेंडर मिल नहीं रहा है तो वो अपने सेम जेंडर के साथ ही मतलब इन्वॉल्व होने लग जाए। या एक तीसरा और चौथा मतलब कारण ये भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी के परिवार में कोई लड़की है, अब वो उसके परिवार के लोगों को लड़कों से दोस्ती पसंद नहीं है। हमारे यहाँ पर आमतौर पर ऐसा रहता है कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है तो उसकी दोस्ती ही लड़कियों के साथ है। तो जब वो उस उम्र में, उस दौर में जब किसी के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें सिर्फ, कई बार बच्चा केवल टेस्ट करने के लिए, केवल देखने के लिए कि इससे क्या होता है, ऑब्जर्व करने के लिए ट्राई करता है। और जब उसको उसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है, थोड़ा मज़ा आने लगता है, तो वो फिर उसको कैरी ऑन कर लेता है। बाद में अगर समाज में स्वीकार्यता ना हो, पहले जैसे नहीं होती थी, तो आदमी छुपा लेता था अपनी इन चीज़ों को, इन हरकतों को, और समाज के अंदर वो फिर शादी कर लेता था दूसरे जेंडर के साथ। लेकिन ओवर द टाइम फिल्मों के माध्यम से, एपिसोड्स के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, सरकारों में बैठे हुए ऐसे दल्ले लोगों ने इन चीज़ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है ताकि हमारी अगली जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो सके। डॉक्टर साहब, ये बात होगी। इसके साथ में हम बात करें तो एक आप हमेशा कहते भी आए हो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये मतलब है क्या? अपने अपना समाज में या अपनी क्षेत्र में कवा, डिस्ट्रिक्ट में कवा, पूरा मतलब देश में कवा, क्योंकि लागू किस तरह होने लग रहा है, एजेंडा क्या चल रहा है? देखिए, इसमें ये तो रखो आप, ये तो आपके लिए है। जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो असल में एक नई विश्व व्यवस्था है। हमारे समाज के अंदर एक व्यवस्था होती थी, सब कुछ समाज आधारित हुआ करता था, और चीज़ों को समाज आधारित हटा करके पूंजी आधारित बनाने की व्यवस्था करने वाले पूंजीपति लोगों ने ये सोचा कि इन सब देशों को कर्जा हम दे रहे हैं, इनकी फसलों के लिए पैसा हम दे रहे हैं, इनके दूसरे एजेंडों के लिए हम इनको सुविधाएं दे रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी है उसका पैसा, उसकी टेक्नोलॉजी का पेटेंट भी हमारे पास है, तो ऐसा क्यों ना हो कि ये सारी दुनिया हमारे हिसाब से चले। तो अपने हिसाब से चलाने के लिए उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि पूरी दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें सब लोग उनके कंट्रोल में हों, और भोजन, पानी, हवा के जरिए, यहाँ तक कि उनकी ट्रैवलिंग के जरिए भी, उनके बच्चे पैदा करने के तरीके के जरिए भी, उनके अनाज उगाने को लेकर के भी, मशीनीकरण को लेकर, और बाकी बिहेवियर को भी कंट्रोल करना। और दूसरा, वो अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर पाएँ, सारा कुछ डिपेंडेंसी, जो सारा का सारा निर्भरता है वो उनके ऊपर हो, पूंजीपतियों के ऊपर। ये ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसी को नई विश्व व्यवस्था कहा है, जिसमें वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड आर्मी, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, वन वर्ल्ड वन एजुकेशन, वन वर्ल्ड वन, मतलब जहाँ भी एक विश्व और एक ये प्रोपेगेंडा जब चलता है, तो ये ग्लोबल जब लेवल पर जब चलता है, तो स्थानीय लोगों की संस्कृति को, उनकी ज़रूरतों को, उनके माहौल को, उनके परिवारों के स्ट्रक्चर को, उनकी व्यवस्था को तोड़ करके एक ऐसी व्यवस्था के अंदर लेकर के आना जहां कंट्रोल किसी एक सुप्रीम पावर के पास हो,
वही आपको आज़ादी देगी, वही आपको इजाज़त देगी अपना धर्म पालन करने की, आपकी एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, बाहर निकलने की, खेती करने की, नए बीजों का इस्तेमाल करने की, पशुपालन की। तो इसी के तहत वो सारा का सारा जितना भी गेम आजकल सोसाइटी में चल रहा है वो इसी एजेंडा के तहत चल रहा है। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से लगने लग रहा है कि एक देश एक इलेक्शन, प्रधानमंत्री हाँ, ये भी एक बड़ा, क्या ये भी उसी का हिस्सा उसी का हिस्सा है, एग्जैक्टली उसी का हिस्सा है। यहाँ तक कि जैसे चाइना में एक ही पार्टी की सरकार लंबे समय से चलती आ रही है, वैसे ही भारत में भी एक ही पार्टी कंटिन्यूसली सरकार में रहे, वही लोग सत्ता में रहें और बाकी का विपक्ष बिल्कुल खत्म हो जाए और विपरीत विचारधारा को पनपने से पहले ही खत्म कर दिया जाए, ये इसी एजेंडे का हिस्सा है बेसिकली। तो आप वेल एजुकेटेड एक इंसान हो और जो देश के अंदर इतने बड़े रोजगार लगने लग रहे, आईएमटी की बात कर ले, शिक्षा से बात कर ले, रोजगार मिलेगा, उसका बड़ा विरोध करते हो या आपके मतलब समझाने में फर्क है या जनता के समझने में फर्क है, वो थोड़ा हाँ बताइए। नहीं नहीं, देखिए क्या है, सरकार के पास एक बड़ी मशीनरी रहती है, मीडिया की, उद्योगपतियों की, नेताओं की, अभिनेताओं की और इन्फ्लुएंसर्स की, जिनके माध्यम से वो ये सब चलाते हैं। और फिर सोशल मीडिया जितना भी है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इनका एल्गोरिदम भी उन्हीं के पास है जो आईएमटी को लाना चाहते हैं। तो यदि हमारी बात हम कहेंगे आईएमटी के विरोध में और पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो पहली बात तो लंबी वीडियो सुनने का समय किसी के पास नहीं है, और दूसरी बात जब हम बात को थोड़ा टेक्निकली बताएंगे तो उसको भी समझ में नहीं आएगा। यदि आपको आईएमटी के हालात को समझना है तो अपने आसपास, अपने गांव के आसपास, शहर के आसपास, ज़िले के आसपास, या गुड़गांव में या चंडीगढ़ में या बद्दी में या महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी कोई फैक्ट्री है, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई यूनिट है, या कोई गाड़ियों की फैक्ट्री है, या कोई इस तरह के रोड्स हैं, कुछ भी है, आप एक बार वहाँ जा कर के थोड़ी रिसर्च करिए स्थानीय लोगों के बीच। पहले उनके पास जो ज़मीन थी, पहले उनका जो परिवार था, पहले उनका जो जीवन था वो कैसा था, और आज उनका जीवन कैसा हो गया है, ये आपको देखना होगा। जहाँ कम से कम 20 साल पहले कोई उद्योग आया है, तब अब आज क्या हालत है। क्योंकि इमीडिएटली तो ऐसा लगेगा जैसे आज अगर आईएमटी आती है तो आपको बोलेंगे 5 करोड़ तुमको ज़मीन की कीमत मिल रही है। हमें 5 करोड़ ज़मीन की कीमत तो दे देंगे, लेकिन उस 5 करोड़ में उतनी ज़मीन क्या ली जा सकती है, तो पता चलेगा उतनी ज़मीन नहीं आएगी, वैसी ज़मीन तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। उस 5 करोड़ की कीमत डेली की डेली कम भी होती चली जाएगी। तीसरे नंबर पर जब आप गौर करोगे तो जितने उद्योग आज से पहले लगे हुए हैं, वो जिस किसान की ज़मीन पर लगे हैं, उस किसान के बच्चे को एक बार तो गाड़ियाँ, पैसा, सोने की चेन, रिवॉल्वर, बंदूक, पब, ऐशो आराम देखने को मिला। बाद में उनके बच्चे अब मजदूरी कर रहे हैं, एक ऐसी बड़ी देखने को बड़ा चंक मिलता है। दूसरी बड़ी चीज़ जो इसके अंदर आपको गौर करने की है कि किसी भी बड़े उद्योग में जहाँ भी वो उद्योग लगेगा, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार कभी नहीं मिलेगा। आज तक कभी नहीं मिला है, तो आज भी नहीं मिलेगा। जैसे मेरे गांव में शुगर मिल लगा हुआ है, मेरा गांव फफड़ाना है असन में। जब शुगर मिल लगा था तो ये कह करके दिया गया था कि जिसकी भी ज़मीन आएगी उनको भी, और जिनकी ज़मीन नहीं आएगी उनको भी, गांव में हर घर से रोज़गार देंगे हम उस मिल के अंदर, और सबको रोज़गार मिल जाएगा, और ताउम्र जो है वो गांव वालों को इनकम होती रहेगी। आज के टाइम पर ये हो गया है, बदबू बुरी तरह से आती है पूरे गांव के अंदर, मच्छर इतने मोटे मोटे हो गए हैं, राखी की वजह से आप बाहर कपड़े नहीं सुखा सकते, रात को बाहर नहीं सो सकते। फिर जो गर्म राखी होती है उसमें गांव के 2 बच्चे जलकर मर भी चुके हैं। ट्रैक्टरों के आने जाने की वजह से एक्सीडेंट्स के लगातार संभावनाएं बनी रहती हैं। वो जो शुगर मिल की जो केमिकल्स हैं, वो सारे केमिकल रिवर्स बोरिंग करके ज़मीन का अंडरग्राउंड पानी खराब कर रहे हैं, और गांव में चपड़ासी या क्लर्क से ऊपर की कोई नौकरी गांव के किसी बच्चे को आज तक नहीं मिली है, यानी सुपरवाइजिंग या ऊपर लेवल पर तो सवाल ही छोड़ दीजिए। तो इस तरह से जो आईएमटी जैसे उद्योग है, उसमें आपको, आप ही बताइए कि आप अगर 30,000 सैलरी मांगेगा आपका बच्चा, और जब झारखंड, बिहार, यूपी के जो ईस्टर्न इलाके हैं, या जहाँ थोड़ी गरीबी है, ज़मीनें भी नहीं हैं, वहाँ का बच्चा तो आपके यहाँ 8,000 में नौकरी करने को तैयार हो जाएगा। जब एक स्कूल में 6,000 में नौकरी करने को, 8,000 में नौकरी करने को टीचर तैयार हो जाता है, तो दिहाड़ी पे दूर दराज से आकर के नहीं कर सकते। अभी भी राजस्थान से आप 4,000 5,000 रुपये महीना में कोई भी आदमी नौकर करके ला सकते हो अपने यहाँ पर। तो मतलब आपकी जो इनकम है उसके मुकाबले आपको वो तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, और
जमीन तो ऐसी चीज है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी खाने को दे सकती है। आज अगर इसमें 20 मन ही, मैं कह रहा हूँ 20 क्विंटल ही अगर अनाज हो रहा है या 50 मन अगर अनाज होता है, तो ये तो 50 मन तो ताउम्र होता रहेगा। केमिकल नहीं है आपके पास, पैसे नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है आपके पास, सिर्फ बीज डाल दो तो पूरे परिवार को घर बैठे खाने को जमीन दे सकती है। लेकिन कंपनियां, फैक्ट्रियां ऐसी चीज है, एक बार एक पीढ़ी नौकरी करने चलेगी तो अगली पीढ़ी गुलाम ही समझो, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो पूरी तरह से आप लोगों के पैरों के नीचे की जमीन को सरकाने के उद्देश्य से ही ये उद्योग आ रहे हैं। पुराने उद्योग देखो आप, खाली बंजर जमीनें पड़ी हुई है, वहां वो नहीं जाएंगे। पुराने उद्योग बंद पड़े हैं बहुत सारे, उन पर जमीनों को, उन पर उद्योगपतियों का कब्जा है। उन जमीनों को दोबारा से रीअलॉट करके फैक्ट्रियां नहीं खुल रही हैं, नई जगह पर उनको चाहिए, क्योंकि एक बार कब्जा हो गया और उन्होंने 99 साल की लीज पे अगर ले लिया तो आपका बच्चा जब हमारे मरने के बाद आएगा देखेगा तो आपके बच्चे को तो याद भी नहीं होगा कि ये जमीन मेरे बाप दादाओं की थी, लीज पे तो चल रही है, तो उनको लगेगा ये कंपनी की ही रही होगी। और बाद में कंपनियां कोई नियम बना करके और उनके ऊपर परमानेंट कब्जा कर लेंगी और फिर उसके हाथ से सब कुछ गायब हो चुका होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझना कि ये एक पूरी चाल है इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो आपने पूछा था, और इसी गेम प्लान के तहत जो LGBTQ चला रहे हैं, वही IMT को चला रहे हैं, वही फार्मा कंपनी चला रहे हैं, वही आपके स्कूलों का, कॉलेजों का सिलेबस चला रहे हैं, वही पेट्रोल डीजल चला रहे हैं, वही मोटरसाइकिल, कार, मोबाइल की फैक्ट्रियां और कंपनियों का पेटेंट लेकर के बैठे हैं। उन्हीं सारों के पास सारी टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है, वही बिजली का कंट्रोल है। वो चाहते हैं कि आपका अंडरग्राउंड पानी खत्म हो जाए। नीचे का पानी खत्म होने के बाद जब वो बहुत गहरा चला जाएगा तो उसको निकालने के लिए आपको बिजली की और समर्सिबल की मोटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको चलाने के लिए जब बिजली आपको चाहिएगी तो सोलर प्लांट्स के ऊपर तो रोक लग जाएगी, और बिजली कंपनियां उन्हीं उद्योगपतियों की होंगी, तो बिना बिजली के तो आपको पानी भी नहीं मिलेगा। इस लेवल पर आपकी हालत लेकर के आना चाहते हैं। इस बात को हम कितना समझेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। डॉक्टर साहब, आज से 30-40 साल पहले बहुत ज़्यादा तकड़ी खेती आ करती, जिसमें बता करते उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नौकरी ने पता नहीं किए क्या करते। हाँ। और नीच काम आया करते नौकरी जो को। भी है, आज के दिन घाटा का सौदा हो गया खेती। चाहे प्रकृति की ओर से देख लो, पंजाब की बात कर लो, हरियाणा की बात कर लो, ये दक्षिण भारत में जो बाढ़ है, बारिश है, ओलावृष्टि है, तो करे क्या किसान, कैसे बचे? डॉक्टर साहब एक चीज और देख रहे हैं, भाई ने सवाल पूछा ना, इससे रिलेटेड है कि प्राइवेट होगी वर्षा, यानी राम वर्षा भी प्राइवेट होगी। बारिश को भी प्राइवेटाइज कर लिया, उसी के शामिल है। देखिए जैसे कि क्या है, जैसे आपने कुछ साल पहले की बात कही है कि खेती सबसे उत्तम काम था। सबसे पहली बात तो खेती एक ऐसा काम है जो सीधा सीधा परमात्मा से जुड़ा है, प्रकृति से जुड़ा है जी। और देखिए, आप खेती के माध्यम से किसान सिर्फ अपने लिए अनाज नहीं उगा रहा होता, वो उस खेत में, उस मिट्टी में पड़े हर जीव जंतु, केंचुआ, चिड़िया, मोर, तीतर, टटीरी, आसपास की गायें और दूसरे जंगली पशु जितने भी हैं, उन सब के लिए भी भोजन का इंतजाम कर रहा है। साथ के साथ वो खेत में आकर के परमात्मा से जुड़ने का एक साधन दे रहा है। पशुपालन खेती का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो पशुओं का जीवन भी उससे चल रहा है, एक पूरा साइकिल चलता है। तीसरा एकमात्र काम ऐसा है खेती जो बॉडी को डिटॉक्स करने का प्राकृतिक माध्यम है, तो वो डिटॉक्स का प्रोसेस भी चल रहा है, उस डिटॉक्स की प्रोसेस का एक हिस्सा है। और खेती केवल तब उत्तम है जब वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन ना करती हो और मशीनीकरण खेती के अंदर शामिल ना होता हो और बीज किसान के पास अपना हो, वो तभी खेती है। वो खेती कभी भी व्यापार नहीं हो सकता। खेती व्यवहार का विषय है, व्यापार का विषय नहीं है। इन उद्योगपतियों ने गेम खेला कि किसान के दिमाग में पैसे का कीड़ा डाल दिया और किसान को इस बात के लिए तैयार कर दिया कि तुमको अपने खेत में अनाज बाजार के लिए उगाना है, व्यवहार और अपने गांव के लिए नहीं, अपने शरीर और अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि बाजार के लिए उगाओ। तो उस किसान ने अपने खेत में जहर डालना स्टार्ट कर दिया, पेस्टिसाइड, यूरिया के चक्कर में और पैसे के लालच के चक्कर में। जब उसने मिट्टी में जहर डाला तो वो इतने सारे लाखों कीटाणुओं, जीवाणुओं, विषाणुओं और बैक्टीरिया और पशु पक्षियों को मौत का कारण बना। जब इतने जीवों की हत्या के बाद किसान का जीवन सुखी कैसे हो सकता है? पहला तो आध्यात्मिक लेवल पर इसको समझिए। दूसरे नंबर पर, खेती उत्तम काम केवल तब रहेगा जब खेती में खर्चा नहीं होगा। खेती में खर्चा जीरो कर दो, बीज आपका अपना होना चाहिए, पानी आपका अपना होना चाहिए,
प्राकृतिक रूप से खेती होनी चाहिए। मांसपेशीय ऊर्जा का ही इस्तेमाल करना है। मांसपेशीय ऊर्जा या तो पशु की इस्तेमाल करो, या अपनी खुद की करो, या अपने परिवार को जोड़ के करो, मतलब लोगों की ऊर्जा इस्तेमाल हो। मशीनों की ऊर्जा का इस्तेमाल करोगे फिर बाजार घुस जाएगा। खेत में जब तक बाजार घुसा रहेगा तब तक खेत जो है वो व्यापार का केंद्र बनता रहेगा। उसके लिए जीव जंतुओं की हत्या करनी पड़ेगी, उसके लिए आपके परिवार में क्लेश आएगा, आपके शरीर में रोग आएंगे, आपका गांव टूटेगा, आपके अंदर बीमारियां भी आएंगी और आप कभी समृद्ध नहीं हो सकते इतनी हत्याएं करके। डॉक्टर तो साहब, ये आपकी समझने वाली बात मैं है। यहीं रोकूंगा, यहीं से शुरू करना। बहुत सारे लोग आपने पागल समझोगे, बेवकूफ समझोगे। आज के दिन आधुनिक युग है, मशीनी युग है, और बगैर दवाई नहीं हो सकता, बीमारियां बहुत सारी आ जाती है। और 10-10 20-20 एकड़ की एक गेहूं का किला कौन काटेगा आज के दिन? देखो इसमें क्या है सुशील भाई, सबसे पहली बात, बीमारियां जितनी भी खेत में आई हुई हैं वो बीमारियां खेत की बीमारियां नहीं हैं। वो बीमारियां आपके बीज में उन्होंने डाल के भेज रखी है। बीज उन्होंने जब बनाया उसी के अंदर बीमारी डाल दी और उस बीमारी का इलाज एक दवाई में डाल दिया। जिस कंपनी का आपने बीज लिया है आपको उसकी दवाई के रूप में भी उसी कंपनी की दवाई लेनी पड़ेगी उसके इलाज के रूप में, और वो दवाई भी 2-3 साल तक तो काम करेगी, तीसरे साल के बाद काम करना बंद कर देगी। तो फिर आप कह दोगे दवाई नकली हो गई। दवाई नकली नहीं है, उसके ऊपर असर कम हो गया है बेसिकली। तीसरी बात यह है कि जब बीज आपको नकली दे दिया गया है तो उनका बीज क्या कहता है कि आपको इस बीज के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा पानी में फिर आपको फ्लड इरिगेशन करना पड़ेगा, यानी ट्यूबवेल से आपको पूरे खेत के अंदर पानी पानी करना पड़ेगा। और जब आप फ्लड इरिगेशन क्यों करना पड़ रहा है, असलियत में जो आपको यूरिया और पेस्टिसाइड उन्होंने दिया है उसके अंदर जो एपीआई उन्होंने शामिल किया है, एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसकी खासियत क्या है कि जब वो पानी में घुलता है तो पूरे के पूरे खेत के ऊपर एक परत बन जाती है, जैसे लैमिनेशन होती है। तो वो लैमिनेशन अंडरग्राउंड पानी में जाने नहीं देगी, आपके यहाँ बैक्टीरिया पैदा होने नहीं देगी, वो केंचुए को बनने ही नहीं देगा, वो वहां पर जितने भी और जितने भी मित्र कीट हैं उनको मार देगा। तो असल में वो आपकी ज़मीन को इतना हार्ड कर देगा कि अब आप वहाँ मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो आपको मशीनें ही लानी पड़ेंगी। उन मशीनों के मालिक ही इस पूरे प्रोपेगेंडा को चला रहे हैं। अब ये बात तो आपको किसान को समझानी पड़ेगी। जो व्यक्ति कह रहा है 10 एकड़ की खेती नहीं हो सकती है, उन लोगों के लिए हम जनता सरकार मोर्चा के साथ ही 100 एकड़ की खेती भी करके दिखाएंगे आने वाले टाइम में कि वो हो सकती है मांसपेशीय ऊर्जा से। दूसरी बात, पूरा का पूरा गांव पहले वो खेती किया ही करता था, डंगवारे दिया करते थे आप, बड़े बड़ी फैमिलीज थी। जैसे अब दिवाली का त्यौहार अभी चल रहा है, दिवाली पर कोई नौकरी करता है, कोई धंधा दूसरा करता है, कोई दुकान खोले हुए है, कोई ट्रक चलाता है, कोई ट्रांसपोर्ट का दूसरा काम करता है। सबके लिए ये ज़रूरी होता था कि तुमको दिवाली पर आना ही आना है। उसका कारण ये भी होता था कि एक फैमिली का गेट टुगेदर हो जाए, और दूसरे नंबर पर जो फसल कटने का समय आया है सारे मिलकर उस फसल को काट भी लें। 1 एकड़ ज़मीन तब तक बहुत भारी लगेगी जब तक उस पर काम करने वाले 1 या 2 ही लोग हैं। जब पूरा परिवार उसके ऊपर काम करने जाता है वो कोई ज़मीन, कोई टुकड़ा, छोटा टुकड़ा बन जाता है वो, जैसे ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तीसरी बात, जब आपको खेती के असली आयाम समझा दिए जाएंगे और जब किसान को किसानी समझा दी जाएगी कि तुम्हारी खेती ऐसी छोटी चीज़ नहीं है, यह व्यापार के लिए नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, जो चीज़ हमारे यहाँ पर फ्री में मिल जाती है, जैसे बिटोड़े पे आपको घिया मिल जाएगी, कद्दू मिल जाएगा, तोरी मिल जाएगी, खेत में भिंडी है किसी के वो मिल जाएगी, मिर्च मिल जाएगी, टमाटर मिल जाएगा, छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर वो चीज़ें अपने बच्चे को शहर में खिलाना चाहते हो, 1 लाख रुपया सैलरी वाला आदमी अपने बच्चे को ऑर्गेनिक खाना नहीं खिला सकता। चंडीगढ़ में रहता हूँ मैं, 1 लाख रुपए सैलरी वाला कम पड़ता है। तो गांव का किसान, उसके तो खेत में सब कुछ बिना, अगर उसका पड़ा हो ना, बिना मशीन, उसका बिना दवाई का, बिना केमिकल्स का, मैं आपको कहता हूँ इतनी डिमांड है पूरी दुनिया के अंदर जिसकी कोई हद नहीं है। मुंह मांगी कीमत पर आप बेच सकते हो। ऑर्गेनिक बाजरा और उस बाजरे से बना बिस्किट मैंने 1600 रुपये किलो बिकता हुआ देखा है। 1600 रुपये किलो। बाजरा क्या रेट बिकता है? बाजरा तो अब 1800-1900 बिकने लग रहा है, वैसे 2700 20 रुपये किलो बिकता है। 20 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो बेच रहा है व्यापारी इसको। इस किसान को ये समझना पड़ेगा कि अपनी लागत का 100 गुना तक का प्रॉफिट कमा सकता है अगर आपने अपने खेत में केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया और आपको उसका इस्तेमाल, उसको यूज करना आता है तो। लेकिन आपको अगर आता ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे?
तो डॉक्टर साहब किसान तो एक भोला भाला हुआ है, अनपढ़ जैसा हुआ है, मतलब वो कैसे इसके बिस्किट बना के कौन बेच सकता है? 1% भी नहीं बेच सकते। किसान का बेटा तो होगा, हाँ, बेटी होगी, बिल्कुल है। वो जाता है प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए, तो टोल पे 10,000 की नौकरी करना आसान है, या किसी के यहाँ प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके गुड़गांव में आप नौकरी कर रहे हो, 50,000 रुपया सैलरी है मान लो आपकी, 50,000 रुपया सैलरी लेकर के और 45,000 वहीं पे खर्च कर दो, वो ज़्यादा बढ़िया है, या फिर गांव में 15,000 कमा के 15,000 के 15,000 बचाना ज्यादा बढ़िया है? नहीं, गांव वाला बढ़िया है। मतलब वहाँ सिर्फ 5 बच रहे हैं, और यहाँ पे अगर 3,000 भी बचते हो तो भी फायदा है, क्योंकि उसमें 3,000 कमा के 3 के 3 बचते हैं। दूसरी बात एक और है, किसान के बच्चे के पास आज काम नहीं है जी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेरोजगार है, इसका ये मतलब है कि किसान अपनी खेती को उस बच्चे की रुचि के हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर रहा, आज के हिसाब से सोच नहीं रहा। तो हमने जो मिशन शुरू किया है जनता सरकार मोर्चा ने, उसका मकसद यही है कि जो भोला भाला किसान है उसके पास अगर किसी चीज़ की कमी है तो केवल एक ही चीज़ है, इस पूरी दुनिया के अंदर चल रहे खेल की समझ। जब उसको अपनी खेत की पैदावार और उस पैदावार की कितनी ज़रूरत है इस बात का पता चल जाएगा, और उस पैदावार के माध्यम से अपने परिवार को कैसे समृद्ध बनाना है इस बात का तरीका उसे पता चल जाएगा, तो फिर सामूहिक रूप से गांव के हिसाब से हम लोग ये तय कर सकते हैं, आपके यहाँ कपास है, आपके यहाँ बाजरा है, हमारे वहाँ करनाल में नहीं होता है, और यमुनानगर में सब्जियाँ हैं और फल हैं, तो यमुनानगर की सब्जियाँ आपको भी चाहिए और यहाँ का बाजरा और कपास हमको भी चाहिए, और वहाँ के गेहूं और जो दूसरी फसलें हैं वो आपको चाहिए। तो ये एक ऐसा नेटवर्क है, बहुत सुंदर नेटवर्क है। जब हम गांव पे इसकी चर्चा किया करेंगे, चौपालों में जब इसकी चर्चा किया करेंगे, आप देखिएगा बहुत शानदार तरीके से एक समझ का एक लय बनेगी, और हर गांव का आदमी इस बात को समझने लगेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो खेती का मॉडल हम लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसमें किसी भी बच्चे को बेरोजगार नहीं छोड़ा जा रहा है, किसी भी किसान को गरीब नहीं रहने दिया जा रहा है, उसके अंदर कोई भी केमिकल खेत में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और वाकई में खेती जिस तरह से उत्तम हुआ करती थी उस तरीके को फिर से रीजनरेट और मतलब रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो लेटेस्ट सी आने वाले टाइम में किस तरह का माहौल बनता है। डॉक्टर साहब आपकी बातें तो मतलब सहमति ही नहीं बनने लग रही, क्योंकि आज के दिन कोई रिश्ता करने भी नहीं करा नु पूछने लग जानी नौकरी लग रहा है तो रिश्ते क्या भर ले है, जनों के दिन खेती करे, खेती तो नफरत सी करने लग गए लोग। दूसरी बात रही, एक साथ में 2-3 सवाल कर देता हूँ, आप खेती के ऊपर दोबारा से बढ़ावा देना चाह रहे हो, उत्तम खेती की ओर बात करने लग रहे हो, आज के दिन हरियाणा की बात करो तो आधे से ज्यादा हरियाणा बाढ़ की चपेट में रहा है, उससे कैसे निपट पाओगे? देखो, सबसे पहली बात तो बाढ़ जो है ये नेचुरल नहीं है, ये लाई गई थी, तो वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है, फिर कैसे काबू करेंगे बताओ उसको? इसका मतलब ये हुआ कि आप सरेंडर कर देंगे, इसका मतलब उनके प्रोपेगेंडा को आप चलने दोगे, इसका मतलब वो तय करेंगे आप जियोगे कि मरोगे, इसका मतलब वही तय करेंगे कि आप क्या करोगे, फिर तो अपनी बातचीत करने का कोई तुक ही नहीं बचा है। नहीं, दिल्ली में ऐलान कर दिया कृत्रिम बारिश कराएंगे कल से। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, उन्होंने कृत्रिम बारिश करके आपको ये बता दिया कि हम जहाँ चाहें वहाँ बारिश करवा सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ बारिश रोक सकते हैं। अब आपके पास 2 चॉइस बची, आप मेरी इस बात के सामने या आपकी बात के सामने सरेंडर कर देते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं कि भाड़ में जाओ, हमको तुम नौकरी दे दो। क्या नौकरियां हैं आपके पास? इतनी नौकरियां भी नहीं है। क्या बिजनेस बचा हुआ है कहीं पर? नौकरी भी नहीं, व्यापार भी नहीं, और खेती आप छीन लेना चाहते हो, तो आदमी जिए कैसे? 5-5 किलो अनाज भीख मांग करके, जिसके अंदर कैंसर दे रखा है उन्होंने, केमिकल स्प्रे करके दे रखा है। मैं तो उसकी सलाह नहीं दूंगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि आप सहमत नहीं लग रहे हमारी बात से, मेरे ख्याल से सहमत होना या असहमत होना ये व्यक्ति की अपनी मर्जी पर निर्भर करता है और उसकी आज़ादी पर है, और मुझे लगता है ये आज़ादी उसकी बनी रहनी चाहिए। तो लेट अस अग्री टू बी डिसअग्री, एक दूसरे से असहमत होना हमारा परम कर्तव्य भी है अगर हमें बात समझ में ना आ रही हो। लेकिन मैं वापस जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा है हम आपको वापस उसी तरफ लेकर के जाना। मैं ये कह रहा हूँ, आप ही बताइए, केमिकल वाली खेती से घाटे का सौदा बन जाना ज़्यादा बेहतर है या बिना केमिकल वाली से अपने शरीर को और परिवार को स्वस्थ रखना ज़्यादा बेहतर है? मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, नौकरी वाले को आपने तवज्जो देनी शुरू कर दी और समाज ने नौकरी वाला लड़का ढूंढना चालू कर दिया, ऐसा एक चलन बनाया,
तो जब आपको ये पता लग गया कि ये नौकरी वाले ही थे, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, टीचर्स, नेता लोग या अभिनेता लोग, जो नौकरी के चक्कर में पुलिस वाले लॉकडाउन लगा रहे थे, नौकरी के चक्कर में आपको वैक्सीन लगाई जा रही थी, नौकरी के चक्कर में परिवार के परिवार खतरे में डाले जा रहे थे, और जब उनसे पूछा जा रहा था कि तुम ऐसा क्यों कर दो, कहते हम क्या करें, हम तो नौकर हैं। तो नौकर एक ऐसी जात निकल के आई जिसका ना अपना दिमाग है, जिसका ना अपना ज़मीर है, जो केवल पैसे के लिए काम करता है और पैसे के लिए काम वेश्याएं करती हैं। तो मैं नौकरी करने वाले आदमी की तुलना वेश्या के से कर रहा हूं। जब समाज को भी ये पता चल जाएगा कि नौकरी करने वाला आदमी तो सबसे नीच कैटेगरी में आता है, और जब समाज में एक परसेप्शन बनेगा, तो मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में हम लोग इन चीज़ों के खिलाफ एक आम जनमानस की मेंटेलिटी तैयार कर पाएंगे। कि जैसे हमने ऐलान किया था अपनी मोर्चे के अंदर कि मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता जब ढूंढ रहा हूँ, अभी वो 20 साल का हुआ है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता अगले साल मिलेगा कि अगले साल के 5 साल बाद मिलेगा उसके लिए रिश्ता, लेकिन मैंने ये प्लान किया है कि मेरा बेटा कभी नौकरी नहीं करेगा। मेरे हिस्से में 1.25 एकड़ ज़मीन आती है, ठीक है, 1.5 एकड़ के करीब, 1.5 या 1.25 एकड़ इतनी सी ज़मीन आती है, और हो सकता है कि वो ज़मीन भी अपने किसी काम की ना निकले। तो ना हमारे पास ज़मीन है, ना हमारे पास बैंक बैलेंस है, ना हम नौकरी करने वाले हैं, जीवन में मेरा बेटा कभी नहीं करेगा। और मैंने तो अपनी छोड़ दी थी, मैं तो टीचर था, मेरी घरवाली भी, तो हमने तो खुद ही की छोड़ी पहले, अब बेटा भी नहीं करेगा। और हमको एक ऐसे परिवार से लड़की चाहिए जिसकी लड़की ने भी कभी नौकरी ना करनी हो, और बेशक वो कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन परिवार जिसके लिए सबसे प्रथम आता हो, और जिसको अपना शरीर स्वस्थ रखना आता हो, और जो अनवैक्सीनेटेड हो। अनवैक्सीनेटेड लड़की हमको चाहिए। तो अब हमने शुरुआत करी है, लेटेस्ट सी बाकी के लोग भी इसकी दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे, और डेफिनेटली नौकरी करने वालों की तरफ तो थूका करेंगे लोग, बल्कि उनके मुंह पे लगा करेंगे थप्पड़। क्योंकि जब लोग मरेंगे ना, और लोगों को समझ में आ गई नौकरी वालों ने मरवाए थे, डॉक्टर्स ने, पुलिस वालों ने, आशा वर्कर ने, आंगनबाड़ी ने, टीचर ने भी इस कहा था स्कूल में नहीं जाने देंगे। अभी कोई बच्चा हार्ट अटैक से अचानक मर जाए और उसके स्कूल में 10वीं का पेपर नहीं दे पाएगा, ऐसा सोच के माँ बाप ने लगवाया था, तो मास्टर पिटने का अधिकारी है भाई साहब। उस मास्टर को थप्पड़ लगने चाहिए कि तेरी वजह से, मतलब उसको बल्कि फांसी होनी चाहिए कि तेरी वजह से हमारा बच्चा मरा है। लेकिन लोगों को समझ आते आते आएगा। मैंने कब कहा है कि मैं समझाना शुरू किया है तो आज ही समझ आ जाएगा, या आपने बात चालू करी है तो आज ही समझ आ जाएगी? जब आएगी तब आ जाएगी, लेकिन हमारा मकसद तो बातचीत करते रहना है। बिल्कुल। इसके साथ साथ में एक दूसरा सवाल किया था, जबरदस्ती बारिश जो बाढ़ का एरिया बताने लग रहा है, हाँ, उसमें कैसे करें? देखो, जब हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि केमट्रिल से बारिश हो रही है, ऊपर से केमिकल छिड़के जा रहे हैं, उन्हीं केमिकलों से आपके जानवर बीमार किए जा रहे हैं, उन्हीं केमिकलों से आपकी स्किन खराब करी जा रही है, उसी केमिकल से आपके देसी बीज वाली फसलें खराब की जा रही हैं, तो जब किसान को ये पता चल जाएगा, तो इधर से जब किसान आदेश पारित करेगा कि हमको वो जहाज, जो आसमान में उड़ने वाले जहाज जो पीछे से वो छोड़ के जाते हैं, पूंछ सी धुआं सा छोड़ के जाते हैं, वो असल में केमट्रेल है। और यहाँ से आदेश हम पारित करेंगे ना कि ये नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। भारत के आसमान पर ड्रोन उड़ना ही बंद कर देंगे, भारत के आसमान पर ये केमिकल स्प्रे करना ही बंद कर देंगे। इस तरह का हम लोग आने वाले टाइम में व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे ये बात है सुख सुविधा है, लेकिन एक देखने बात मिला कि भाई हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटा है। जो पूर्व IAS थे पूर्ण सिंह, IPS थे पूर्ण सिंह, और उनके साथ में वो सुसाइड कर ले हुए हैं। हाँ। अपने बड़े अधिकारियों पे आरोप लगा के। उसके कुछ दिन बाद को वहाँ एक संदीप लाठर नाम का SI था, और जो जांच में भी शामिल था, जांच कृत्य में शामिल था, न कि उसकी होनी थी। हाँ। वो भी सुसाइड कर ले है। किस प्रकार देखो पूरा विषय ने, उसके बाद में एक जातिगत भेदभाव सा थोड़ा नजर आ गया, भाई हाँ टकराव होने जा रहा है या शुरुआत होने लग रही है। हाँ, देखो इसमें क्या है सतेंद्र भाई, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ इस मामले में। जिस वक्त वाई पूर्ण सिंह की आत्महत्या का मामला सामने आया, तो मुझे एक बात समझ में आई कि मेरे सबसे पहले देखा कि इसकी पत्नी कहाँ है, कि वो CM के साथ गई हुई है। कौन था ये वाई पूर्ण सिंह? ये वही था जिसने किसानों के धरने के ऊपर बुलडोजर चलवा करके उनके ट्रैक्टर जबरदस्ती छीने, उनकी ट्रॉलियां छीनी थी, जो खनौरी बॉर्डर और ये जो दल्लेवाल वाला जो आंदोलन चला हुआ था। तब इस बात को समझा, इसका मतलब ये सरकार का खास आदमी था उस टाइम के दौर में। और फिर समझ में आ रहा है कि इसका जो चीफ है वो कौन है, शत्रुजीत, वो किसका यार है, खट्टर का। ओहो, तो अब समझ में आता है
कि ये पूरी तरह से प्योर पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, एक तीर से 2-3 निशाने कैसे लग रहे हैं। पहला नंबर, वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है मान लो, तो समाज के अंदर एक भेदभाव वाला जो समाज है वो खड़ा किया जा सकता है, पहला नंबर पे, पहला पॉइंट। दूसरा बिंदु, इससे क्या 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 फ़ायदा हो रहा है, सिस्टम को क्या फ़ायदा हो रहा है कि एक तो जातिगत भेदभाव वाला गेम चालू कर सकते हैं, दूसरा उसकी पत्नी CM के साथ शामिल है। पहली बात तो ये कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ज़्यादा सुख सुविधाओं का मतलब खुशी नहीं होती, अगर इतने बड़े पद पर बैठा भी कोई आदमी सुसाइड कर रहा है तो। दूसरे बात पे ये देखना चाहिए कि अगर वाई पूर्ण सिंह के ऊपर भी, उसकी पत्नी कह रही है कि उनके ऊपर भी जातिगत भेदभाव के आरोप लगा रही है वो DGP के ऊपर, तो मैं यहाँ समझ रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर स्टेट में सबसे ऊंची पोजीशन पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा वो पुलिस कैसे करेगी। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि पूरी की पूरी सरकार फेल है। तीसरे नंबर पे राजनीति करने वाले एक तीर से कई निशाने चलते हैं, तो यहाँ से 2-3 खेल होते हैं। वाई पूर्ण सिंह को रास्ते से हटा करके आरोप शत्रुजीत कपूर के ऊपर लगा दिया जाए तो उस मुख्यमंत्री के रास्ते के 2 कांटे एक साथ निकलते हैं, साथ में ADGP और साथ में DGP। तो मुझे ऐसा लगता है कि DGP का कोई राज, DGP के पास इन नेताओं का कोई राज है, और उस वक्त पर DGP को फंसाने के लिए वाई पूर्ण सिंह का मर्डर किया गया है, और इसी खेल में संदीप लाठर को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है। तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से, ये दोनों की दोनों आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या के मामले हैं। और अगर इस तरीके से जांच की जाए, जो कि कभी होगी नहीं, क्योंकि पुलिस को मालूम है कि कैसे सबूतों को मैनिपुलेट किया जाता है, तो पता चलेगा कि ये बहुत बड़े गेम का हिस्सा रहे हैं, बहुत बड़ा गेम था दोनों की मौत के पीछे। लेकिन देश की जनता अगर थोड़ी सी खोजी हो जाए तो शायद कुछ निकल के आए, लेकिन अभी तो मुझे नहीं उम्मीद। डॉक्टर साहब, जैसे जो सुसाइड नोट था उसमें लगभग 14 के आसपास व्यक्ति के नाम थे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ दो पे हुई। एक तो जो शत्रुजीत कपूर जी हैं उन पे, और नीचे जो बिजानिया है, नरेंद्र बिजानिया SP साहब, उनके ऊपर नहीं, वो कार्रवाई तो सारों पे ही होगी, अगर जो करना होगी तो जो टारगेट पे होंगे उन्हीं पे तो कार्रवाई होगी, ऐसे थोड़ी ना सब पे कार्रवाई हो जाएगी। और वहाँ कोई न्याय देना इस सरकार का तो कुछ वो नहीं है। अभी खट्टर कह रहा था 2-3 दिन पहले कि इनकी मौत के पीछे जो है भ्रष्टाचार मुख्य कारण था। इसका मतलब तो ये हो गया कि सरकार खुद मान रही है कि नपुंसक हैं वो लोग, मतलब इसका मतलब भ्रष्टाचार की रोकथाम नहीं कर पा रहे, यही मतलब है ना, कि उनके नाक के नीचे ADGP रैंक का अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त है और आपको उसका पता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको नहीं पता है तो आपकी जो ये CID है ये बेकार है। अगर आपको पता है तो इसका मतलब आप इसमें शामिल हो भ्रष्टाचार में। आकंठ डूबी हुई सरकार है ये। डॉक्टर साहब, साथ के साथ आप ना बड़ा जोर ला के बताया करो रुपया का खेल, जो डिजिट आज के दिन लोग उसने ही धन मानने लग रहे, इसको ऊपर आप विस्तार से बताते हो थोड़ा, जो हमारे दर्शक है उनको भी बताइए, क्या वाक्य में धन क्या चीज? धन केवल वो है जिसकी कीमत समय के साथ कम नहीं होगी, मतलब बड़े बेशक ना, लेकिन कम नहीं होगी। जैसे अनाज है, अनाज की कीमत क्या है बताइए आप? अनाज की 2500 रुपये जैसे गेहूं? जी नहीं, अनाज की कीमत 2500 रुपया नहीं है। अनाज की कीमत है उस अनाज में कितनी ऊर्जा है। 1 किलो गेहूं में 1000 साल पहले अगर 30 रोटियां बनती थी तो 1000 साल बाद भी 30 रोटियां ही बनेंगी। अनाज की कीमत ना पहले कम हुई ना आज कम हुई। उन 30 रोटियों से जितनी ऊर्जा पहले मिलती थी उतनी ही ऊर्जा आज मिलती है। फिर वो कागज के नोट कम ज्यादा क्यों हो रहे हैं? अगर मैं 1 एकड़ जमीन में उतना अनाज पैदा करके उतनी ऊर्जा मिल जाए और उस ऊर्जा से मैं उतनी ही मेहनत कर सकता हूं, मुझे इतनी ऊर्जा मिल गई तो मैं सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर सकता हूं, तो ये जब कम नहीं हुई तो फिर उसकी कीमत कम ज्यादा कैसे होगी? पहला पॉइंट, पहला बिंदु ये समझना है जी। और सिर्फ अनाज नहीं, दुनिया की प्रत्येक चीज में ऊर्जा है और उसी ऊर्जा के हिसाब से उसकी कीमत तय होती है। तो ऊर्जा का ही खेल है सारा का सारा पूरी दुनिया के अंदर। सोने के अंदर भी ऊर्जा है,
कोयले के अंदर भी ऊर्जा है, लोहे के अंदर भी ऊर्जा है। कोयला 1 टन, मान लो आपने मिट्टी खोदी जहां कोयला है, हो सकता है वहां 100 किलो कोयला निकल आए, या हो सकता है 500 किलो निकल आए 1000 किलो में से। लेकिन लोहा 1000 में से क्या पता 2 किलो निकले कि 10 किलो निकले। लेकिन सोना 1000 किलो में से क्या पता 5 ग्राम निकले कि 10 ग्राम निकले। उतनी मिट्टी में से इतना ही सोना निकले। मतलब ज्यादा काम करने से थोड़ा सोना मिलता है, ज्यादा खोदने से ज्यादा, जो चीज ज्यादा मिल रही है, इसलिए कोयला सस्ता है और लोहा सोना महंगा है। इसीलिए कोयले को स्टोर करेंगे, अगर कोयले को रख देंगे, उसमें हल्की सी चिंगारी लग गई तो सारा जल के राख हो जाएगा। लेकिन अगर सोने को रख दोगे, आग जल जाए, पूरा घर जल जाए, सोना कैसा कैसा पड़ा रहेगा। लोहा रख दिया, रोहा रख दिया, जंग लग जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सोना रख दिया, वो कभी भी जंग नहीं लगेगा। आज 1 किलो दबा दो जमीन के अंदर, 1000 साल बाद भी अगली पीढ़ियां निकालेंगे, 1 किलो का 1 किलो निकलेगा, 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ मिलेगा। इसका मतलब सोने के पास एक कैपेसिटी है कि वो जितनी ऊर्जा उसमें स्टोर है, वो अपनी ऊर्जा को स्टोर करके रखा जा सकता है। तो जितनी ऊर्जा आपके गेहूं में स्टोर है या अनाज में स्टोर है, और जितनी ऊर्जा सोने में स्टोर है, उनका अनुपात निकालकर सोने के मुकाबले में कीमत का अनुपात दिया गया था कि धन के बराबर में धन आपको दिया जाए। कागज का टुकड़ा धन नहीं होता है, उस पर लिखा होता है नोट के ऊपर, मैं आपको 200 रुपये या 100 रुपये देने का वचन देता हूँ। इसका मतलब वो कागज का टुकड़ा धन देने का वादा कर रहा है। तो धन क्या है, इसको समझने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि एक बात मानकर चलिए कि 7 नवंबर 2016 को हमारे पास 8-10 लोग जो बैठे हुए हैं, हमारे पास 10-10 लाख रुपए के नोट सबके पास रखे हुए हैं। एक जना 10 लाख रुपए की भैंस खरीद लाया, एक 10 लाख रुपए का सोना खरीद लाया, एक ने 10 लाख की जमीन खरीद ली, एक ने 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीद लिया, और एक 10 लाख रुपए ऐसे कैसे रखे नोट रखे हुए हैं। तो जिसने 10 लाख रुपए की भैंस खरीदी थी, अगले दिन 8 नवंबर को एक दाढ़ी वाला आदमी टीवी पर आया, उसने कहा तुम्हारे नोट बेकार हैं, कल से नोट बंद कर दिए। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी भारत में। तो अगले दिन जैसे ही नींद खुली 8 बजे, अब जो आदमी भैंस ले आया था एक दिन पहले, भैंस तो वेस्ट नहीं हुई, भैंस तो न्यू की न्यू है, जितना एक रात पहले थी उतनी कीमत उसकी अगले दिन है। वो भैंस 1 साल बाद जो उसकी कटड़ी है वो बड़ी हो गई, 2 साल बाद एक और भैंस बन जाएगी, उसका तो पैसा डबल हो गया। ठीक। दूसरा एक और था जिसने जमीन खरीदी थी, वो जितना पहले कीमत थी नोटबंदी से पहले, नोटबंदी के बाद भी उतनी कीमत है उसकी। जो सोना लेके आया था नोटबंदी से पहले भी उतना ही सोना है, नोटबंदी के बाद भी उतना ही है। जो ट्रैक्टर ले आया था उसकी कीमत थोड़ी बहुत कम होएगी। तो जिसकी कीमत कम हुई है ना, इसका मतलब यो धन नहीं है। जिसकी कीमत कम हुई है समय के साथ, बाकियों की कीमत कम नहीं हुई है, वो बड़ी है। और अब जो नोट रखे हैं ये भी ये तो वेस्ट ही हो गए, जो जमा करने पड़ेंगे आपको, ये तो कबाड़ हो गया। तो ये कबाड़ है आपका, कबाड़ी तो कबाड़ के बराबर रखा जा सकता है। सोने को कबाड़ कह के दिखाओ, लोहे को कबाड़ कह के दिखाओ, आप अपने उसको कह के, भैंस को कबाड़ कह के दिखाओ, कह ही नहीं सकते हो आप कभी भी। समझ गए बात आप मेरी बात। तो धन के बराबर धन को रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इस धन की डेफिनेशन है, जब हमने इसकी गहराई में जाकर के देखा तो हमें मिला कि जो भारत के संविधान में, पुराने कानूनों में लिखा हुआ है कि 15 रुपया बराबर 1 तोला सोना या 1 रुपया, 15 रुपया बराबर 1 मोहर, वो 1 मोहर ही रुपए का मानक है। इस मानक के हिसाब से ही हम बताते हैं पूरी डिटेल में जा करके, यानी कि रुपया जो है वो कागज़ का टुकड़ा ना हो करके उस रुपये में मौजूद सोने की मात्रा को ही कहते हैं। और वो सोना, क्योंकि पूरी दुनिया में जब किसी देश की करेंसी ख़त्म हो जाती है या डाउन चली जाती है, तो उस देश की करेंसी को लेना दूसरे देश बंद कर देते हैं। तो फिर वो डीलिंग जो करते हैं वो केवल और केवल सोने में करते हैं। वो कहते हैं कि भाई अब हम जो है ना, आपको तेल के बदले सोना लेंगे, हम तुमसे करेंसी लेना बंद कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये कागज़ के नोट ना हो करके वो सोना है। तो सोने का कितना है, 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड, ये मानक है। इसी मानक को सबको ध्यान रखना है। जब आपको मोबाइल में डिजिट दे रहा जाए या आपको नोट दे दिए जाए, आप समझो कि वो रुपया नहीं है। तो अपनी ज़मीन के बदले ख़ास तौर पे अगर सोना मिलता हो तो ले लेना, लेकिन अगर नोट मिलते हो तो वो मत लेना।
आज से 30-40 साल पहले डॉक्टर साहब हर घर में सोना चांदी गहने आ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और भला ही मतलब नाज का तोड़ा हो, ना नाज का भी नहीं रहा कभी। नाज का भी मतलब कम तोड़ा था, सुख शांति थी, किसी चीज का तोड़ा नहीं था। हाँ, आज के दिन बात करा तो पैसा तो बहुत ज्यादा है, नहीं है लोगों के पास लोन का हो सारा, मतलब गाड़ी घोड़ा कुछ भी चीज दे लो, जमीन भी मतलब कि मैंने सारी गहना धरी हो, बैंक में धरी है, तो ना भाईचारा रह रहा, ना शांति रह रही, ना शांति रह रही, ना शरीर स्वस्थ रह रहा, कारण ना परिवार रह रहा। कहाँ वो सोना गया? क्योंकि सोना है धन, और इसको हम दरिद्र नारायण बोलते हैं, जिसको आप रुपया बोलते हो ना, जो बैंक के नोट है, इसको हम दरिद्र नारायण बोलते हैं। जिस भी व्यक्ति ने इसको अपने घर में ले आया, जिसके घर में भी ये चला गया, उसका घर बर्बाद होना ही होना तय है। नोट, बैंक के नोट, बैंक के नोट, सोना जिसके घर है उसके घर समृद्धि है। जिसके घर में सोना और चांदी है, धातु कोई भी है, जिसके घर में धातु है उसके घर में समृद्धि है। धन क्या है? मेहनत धन है, श्रम धन बोलते हैं उसको। परिवार धन है। जैसे पहले जो ना बड़े बुढ़े के क्या करते, जब रिश्ता करने जाया करते ना, तो उन्हें कहा करते भाई कोई छोरा बता यार, तो बता दे भाई रिश्ते में एक फलानी जगह पे फलाने गांव में एक छोरा नजर में है। तो फिर छोरी वाला पूछा करता के कुछ धन है अगले का, तो वो धन गिनाया करता, इतने डांगर हैं, इतनी जमीन है, इतने मानस हैं, वो यूं गिनाया करता धन। उन्हें रुपये कदे नहीं गिनाया कि उसके बैंक बैलेंस कितना है, वो धन को इससे बनाता था। हमारे बड़े बुजुर्गों को भी पता था स्वस्थ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परिवार का साथ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मनमाने पूरे साल में एक ही कुर्ता पजामा सिलवावे, झूठ बोले जरूरत को नहीं, लेकिन मनमाने जमीन खरीदने खातर जुगाड़ कर रहे हो। अगर 2 किले ले लिए, मेरा बेटा कुर्ता पजामा कौन सी मंगांदा? उन्हें न्यू बेरा है कि यू धन को नहीं, यू तो कबाड़ है, असली धन तो वह जमीन है। तो वो धन खरीदा करदा, डांगर खरीदा करदा, सोना चांदी खरीदा। एक मिनट इंटरव्यू चल रहा है जी बीच में। हां हां हां, के को तो पूछ लो आप यो डॉक्टर हो हां, मैं कई बार दवाई लेने जावा, कई बार दूसरा डॉक्टर का ले जावा, दवाई जो पहले लेने लग रही उसे डॉक्टर की दवाई लग गई, दूसरी लग दी, कौन के कारण है? खेत में भी तो नहीं हो रहा है पर जिसका बीज ले लिया उसे की दवाई लग गई, इनमें तो कहने लग रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये डॉक्टर को नहीं, ये फार्मा कंपनियां के दलाल हैं। हाँ, डॉक्टर तक हम खाई लावे नाम का गमरे बटे। डॉक्टर साहब, जनता सरकार मोर्चा के लोग झंडा उठा रहे, जल जंगल जमीन पता नहीं के बचाने, जल जंगल जमीन जानवर जन रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती धर्म। क्या ये बचा पाएंगे? साल 6 महीने 2 साल कितना टाइम लगेगा? हाँ पता नहीं भाई, ये बचाने की जिम्मेदारी मारी को नहीं, ये बताने की जिम्मेदारी मारी है। हमें पता चल गया कि जल जंगल जमीन जानवर का फैसला गांव के लोग करें तो गांव बच सके। ये पता चल गया रोटी बेटी और माटी का सम्मान गांव को दोबारा से बचाना पड़ेगा। ये पता चल गया अगली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए खेत खेड़ा खाप वापस जिंदा करना पड़ेगा। और ये पता चल गया कि शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद को खत्म करना पड़ेगा। पता लग गया कि यूं करना पड़ेगा, इसके बिना अगली पीढ़ी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो बताना चल रहे हैं, जिसका बात समझ में आ जाएगी वह बात ने बताना, वह सुनना चालू करेंगे, फिर वह सवाल उठावेंगे, फिर उन्हीं के जैसे और लोगों तक बात पहुंचाएंगे, फिर वह और आ जाएंगे, फिर वह और बैठ कर बात करेंगे, फिर वह कहेंगे फिर इसने ठीक कैसे करा, फिर हम कहेंगे चलो साथ लाग के करांगे, फिर जो करने वाले जिनका बात समझ में आ जाएगी फिर वो उन्हें ठीक करने चलेंगे। जब ठीक करने चलेंगे तब जाकर ठीक होना शुरू होगा, खत्म कदे नहीं होता। ये मिशन खत्म नहीं होया करता, ये शुरू होने वाला मिशन है सिर्फ। तो आपने शुरू करा है, ये खत्म होने वाला मिशन नहीं है। अगली पीढ़ी जहां तक पहुंच जाएगी फिर आगे और ज्यादा, जहां तक पहुंच जाएगी फिर आगे। यानी आदर्श समाज की स्थापना कभी नहीं होती, जैसे ही आप आदर्श समाज के नजदीक जाने लगोगे नई तरह की दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, फिर उन नई तरह की समस्याओं की तरफ लेकर उन समस्याओं का समाधान करेंगे। असली मूल में जो चीज है वो ये है कि आपको ये देखना है कि रास्ता कौन सा चुनना है। बीमार रह करके सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए इलाज कराने के नाम पे कंपनियों को देड़ करके हॉस्पिटलों में दाखिल होना, या बीमार ही ना होना, टेंशन डिप्रेशन में रह के परिवार का टूटना या परिवार का साथ रहना, शुद्ध खाना या कचरा खाना, पेस्टिसाइड वाला खेती करना या दूसरी करना,
ये हम बता रहे हैं, एक तरफ ये एक तरफ ये, चूज आप करो ना। मैं कौन कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से चलो, मैं कब कह रहा हूँ कि जनता सरकार मोर्चा के हिसाब से चलो। हमने तो नहीं कहा ये परफेक्ट है, हमने नहीं कहा कि ऐसे तुमको करवाएंगे या हम करेंगे ना, हम ये कह रहे हैं ये सही है ये गलत है, हमें ऐसा लगता है। जरूरी नहीं है आप भी उससे सहमत हो, जरूरी नहीं है आप हमारे हिसाब से चलो, आप देखो ना इससे बेटर कुछ निकलता हो तो आप बताओ हमको। मैं तो कह रहा हूँ जिसको भी पता हो आ जाओ आगे आकर के, खुद लीड करो और आगे काम करो। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं। और फिर बड़ा स्पष्ट मैं बोलता हूँ हमेशा, ये धरती हमने नहीं बनाई, ये देश हमने नहीं बनाया, ये लोग हमने नहीं बनाए, ये सृष्टि हमने नहीं बनाई, इसलिए इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये उसने बनाई, वो अपने आप बचा लेगा। हमें यंत्र के तौर पे इस्तेमाल करेगा, औजार के तौर पे। हम औजार बनने को तैयार हैं, हम मात्र औजार हैं, जो हमारे बस की बात है वो करेंगे, इससे बाहर की बात हम नहीं कर सकते। वही हम कर रहे हैं, बात ही कर रहे हैं फिलहाल, जो हाथ में होगा वो भी करेंगे। डॉक्टर साहब हर एक चीज से परहेज करते हैं, खुद ने जॉब छोड़ दी, घरवाली ने छोड़ दी, बेटन जॉब नहीं करानी, और लोगों ने भी जॉब तो मना करे, पैसा जॉब नहीं, पैसा नौकरी काम से मना पैसा नहीं भी करता मैं। कागज के नोटा तो भी मना करे है। डॉक्टर साहब का काम कैसे चलने लग रहा है, मेरे ये बताओ। मैं नोट खाता नहीं, मैं नोट पहनता नहीं, मैं नोट में बैठकर चलता नहीं, मैं नोट अपनी गाड़ी में डलवाता नहीं, मैं नोट से कुछ नहीं, नोट से सामान खरीदता हूँ। सामान किसके बदले मिलेगा, किसी सामान के बदले मिलेगा या किसी सेवा के बदले मिलेगा। मैं किसी को कोई सेवा देता हूँ, उसके बदले में वो मुझे कुछ सेवा देना चाहता है, मैं उससे नोट नहीं मांगता, मैं सेवा मांग लेता हूँ। जैसे मेरी सारी ज़िंदगी उधार पे चलती है, मेरा राशन वाला, मेरा दूध वाला, मेरा कपड़े वाला, मेरा बेटा टेनिस खेलता है, लॉन टेनिस के सामान वाला, उसका कोच, उसके स्कूल के वाले, मेरा पेट्रोल वाला, इवन मेरा पेट्रोल पंप वाला, या मेरी गाड़ी की सर्विस हो जहाँ होती है कंपनी वाला, सब ने मुझे उधार की एक लिमिट दे रखी है कि डॉक्टर साहब 2-3 लाख तक हम आपको टोकेंगे नहीं, 2-3 लाख रुपए तक। क्योंकि पिछले 10 सालों में उन्होंने मेरा व्यवहार देखा। मैंने 2014 से लेके आज तक अपना बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं किया, मतलब मैंने किसी से कोई पैसा अपने खाते में नहीं लिया। अभी मोर्चा बनने के बाद हमने मोर्चे के अंदर डोनेशन शुरू करी, क्योंकि आप उस तरीके से देते हो। हम तो कहते हैं हमें तो ये सामान चाहिए, सामान देने वाला मिल जाओ। अब सामान आ रहा है कोई मान लो 1 लाख रुपए का, डोनेशन देने वाला कोई 1 लाख वाला ना मिले, 5-5 हज़ार वाले 20 मिल जाओ, कोई बात नहीं, वो आ जाओ, हमें तो सामान से मतलब है ना। तो इस तरह से मेरा जो ज़िंदगी चलती है वो उधार पे चलती है। तो मेरा जो मेन काम है वो काउंसलिंग है। मैं एक काउंसलिंग का, एक अपॉइंटमेंट का 1.5 लाख रुपए लेता हूँ। तो मान लो किसी के बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, दिल्ली से, मुंबई से, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, वहाँ से बाहर से मेरा ज़्यादातर मेरे मोटे लोग, जो अमीर लोग हैं वो मेरा क्लाइंट होते हैं, गाँव से मैंने लेना नहीं होता। अब उसके 3 लाख रुपया बनता है, 3 लाख रुपये ना मैं खाते में लेता, ना मुझे कैश की ज़रूरत। तो जो मैंने सामान ले रखा है, तो मेरा मकान मैं किराए पर रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि बेवकूफ़ लोग मकान बनाते हैं और समझदार लोग उसमें किराए पर रहते हैं शहर में। कमाल की बात कर रहे हो। हर एक देवेंद्र बुला रहा है इस देश में, समझदार सारे बेवकूफ है। नहीं, देखो ना आप, देखो अब मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि मकान बनाओ, मैंने कहा मेरे पिताजी ने गांव में बनाया हुआ है। एक आदमी अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक घर उसको चाहिए, वो एक घर मेरे पास गांव में है। दूसरा घर मेरी ज़रूरत नहीं है, दूसरा घर मेरी ऐश आराम है, दूसरा प्लॉट मेरी विलासिता है, दूसरा प्लॉट मेरा दिखावा है। मैं दिखाने के लिए मेहनत नहीं करूंगा, मुझे ज़रूरत है, मैं ज़रूरत के लिए मेहनत करूंगा ना। मैं आपको दिखाने के लिए मकान शहर में क्यों बनाऊं भाई? मेरे तो घर में, मैं आपको बताऊं, डाइनिंग टेबल नहीं है, सोफ़ा नहीं है। मेरी पत्नी ने बोला ना पहली बार कि सोफ़ा ले आते हैं, मैंने बोला किस लिए? बोला कोई आ जाए गेस्ट, तो मैं किसी और के लिए मैं आपको क्यों सोफ़ा लाऊं भाई? भाई कोई और गेस्ट आ जाए तो मैं उसके लिए सोफ़ा मैं क्यों लाऊं? और जिस टाइप का सोफ़ा मैं लाऊं, क्या पता उसने उसे सोफे बैठने में मजा ना आवे, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हर आदमी के लिए नया सोफ़ा कैसे लाऊंगा? उन्हें जैसा सोफ़ा पसंद होगा अपने घर में लिया होगा, और मेरे घर में जो कुर्सी होगी उस पर बैठा लूंगा। और जो आदमी मेरे घर में जो हो उस पर नहीं बैठ सकता, साला मेरे घर में आने लायक ही नहीं है। मेरे घर में जो है, मैट है तो मैट पे बैठ जा, कुर्सी है तो कुर्सी, खाट है तो खाट पे बैठ जा। मैं किसी और खातर क्यों लाऊं भाई दिखाने के लिए, जब मुझे मालूम है मैं सोफे पे बैठता ही नहीं। जिस घर में सोफा, कौन बैठता सोफे, बता? कोई नहीं बैठता। और ओरा खातर ले रखा, बता? अपना खर्चा ओरा खातर कर रखा, दूसरा दिखाने खातर मैं क्यों करूंगा भाई ये? फिर मकान है, प्रकृति ने हर आदमी की जरूरत के हिसाब से सब दे रखा है, जरूरत के हिसाब से, उसके लालच के हिसाब से नहीं। अगर एक मकान मेरे पिताजी ने बना दिया गांव में, तो दूसरा मकान मेरा लालच है, और मैं लालची आदमी नहीं हूं, मैं मुक्त हूं लालच से। मैंने पत्नी को बोला अगर तुझे मकान शहर में चाहिए तो गांव छोड़ना पड़ेगा,
गांव छोड़ दिया तो जड़ कट जाएगी, और जिसकी जड़ कट जाए वो पौधा फल फूल नहीं सकता। जिस भी बालक ने अपना गांव छोड़ दिया, नाश हो गया, उसका नाश होया। आप देख लो अपने गांव में, जो आज से 20 साल पहले गांव छोड़ के गए थे, उनके बच्चे नशेड़ी हैं आज के टाइम पे। उन्हें तो मिल गई नौकरी कितने न कितने बाहर, उनकी औलाद खत्म हो चुकी है, बीज नाश होने के लेवल पे है। इसलिए जो भी गांव छोड़ेगा ना, नाश होना तय है उसका। मगर गांव नहीं छोड़ना है, वापस आएंगे। ये सारा काम जो बेटा है अभी पढ़ रहा है, अब लॉन टेनिस खेलता है इंटरनेशनल लेवल का, नहीं है कोच इधर अवेलेबल, तो मेरे को चंडीगढ़ जाना पड़ता है। अभी कुछ दिन वो गुजरात गया खेलने के लिए, अभी आंध्रा गया हुआ था, अभी कुछ दिन के लिए स्पेन भेजूंगा उसको खेलने के लिए। कुछ दिन के लिए खेला, आ अपने देश के लिए खेल, कि देश के लिए ना खेलता अपने गांव के लिए कुछ कर। मैं अपने गांव के लिए करूंगा। मैं रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में जाऊंगा, रिटायरमेंट इन द सेंस जब बेटे वाली जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। मेरी गलती ये थी, मेरे पुरखों ने, मेरे बड़ों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे बाप की उम्र के लोगों ने गलती क्या करी थी, मेरे गांव में 10वीं के बाद स्कूल नहीं था, तो मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। मैं आज तक वापस जा ही नहीं पाया अपने गांव। पहले पढ़ाई के लिए बाहर निकला, फिर नौकरी के लिए बाहर रहने लगा, फिर बिजनेस के लिए बाहर रहने लगा, फिर बच्चे की पढ़ाई के नाम पे बाहर रहने लगा। और मैंने देखा ऐसे तो मेरी पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, बीज खत्म हो जाएगा। वो बीज बचाने के लिए मुझे वापस गांव आना पड़ेगा, क्योंकि केवल गांव की मिट्टी है जो पोषण दे सकती है। शहर की मिट्टी बंजर है, वहाँ कुछ नहीं है। आप पड़ोस को शर्मा जी के नाम से जानते हो, शर्मा जी का पूरा नाम नहीं पता। यहाँ रिश्तेदारी भी सारी पता, छोरी कड़ा ब्याह रखी, बुआ कड़ा है, छोरे का कड़ा, फलाने तारी कड़ा है, उसके भाई के साड़े की फुफ्फा का भी पता कहाँ कहाँ है। ये चीज़ कनेक्शन है, यहाँ जुड़ाव है, यहाँ पोषण है, यहाँ आध्यात्मिकता है, यहाँ प्रेम है। कुछ दिनों के लिए व्यापार के बहकावे में आया हुआ है गांव, लेकिन गांव के खून में प्रेम ही है। जिस दिन आज गांव के ऊपर कोई अटैक कर दो, अभी देखो पंजाब में बाढ़ आई थी, गांव के गांव कैसे ट्रालियां भर भर के, मतलब एक दूसरे की मदद करने के लिए, जो जानदा नहीं पछाणदा नहीं, ले पड़ो, ले लो ले लो, कोई मतलब मदद कर देने के लिए इतने पागल। सिर्फ गांव हुआ, शहर नहीं हुआ जी। शहर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, पंजाब डूब रहे। ये अभी भी बचा हुआ संवेदना गाँव में है। तो मैंने बोला कि मैं शहर में नहीं बनाऊंगा। तो शहर वाले लोग है ना, गांव के लोगों को दूसरी नजर से देखने लगे। हालांकि चीज तो उनको दूध सब्जी हरामी है कुत्ते, वो जो दूसरी नजर से देखते हैं, उनको हरामियों को सब्जी गांव की चाहिए, लस्सी गांव की चाहिए। टूट पड़ती है अगर किसी पड़ोसन ने कहोगी न्यू प्यावे की गांव से आई है, मक्खन आ जाओ गांव से कुछ भी आ जाओ, गांव की चीज देख के तो उनकी ऐसी जीभ लपलपाती है। उनको सब कुछ चाहिए गांव का, गांव नहीं चाहिए। बस गांव के लोग भी पसंद नहीं है। मैं कह रहा हूँ गांव नहीं चाहिए, वो बड़े हैं इस मामले में, हरामी हो। इस मामले में मैं उन शहर लोगों को बोलता हूँ, ये इन लोगों की वजह से ही हमारे गांव बर्बाद हुए, ऐसे लोगों की वजह से ही। तो ये और बताइए डॉक्टर साहब, रियल में जिंदगी क्या है? कैसी जिंदगी होनी चाहिए इंसान की? बड़ा सवाल बहुत है। सारे लोग ऐशो आराम, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, मकान, कोई साधु बन के तैयार है, मजे ले रहा है, कोई कुछ। रियल जिंदगी क्या? देखो वैसे तो मैं कौन होता हूँ रियल जिंदगी, क्योंकि ये जिंदगी मैंने तो बनाई नहीं, ये तो ऊपर वाले ने बनाई थी। लेकिन मुझे जितना समझ में आया, और मैंने जितना डिकोड कर पाया, और जितना मुझे ज्ञान हुआ, समझ में आया, जब उस प्रकृति से आप कनेक्ट होते हो तो वहाँ आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं बड़ी काम की। और आपको समझ में आता है कि जैसे पहले मैं सोचा करता था, हमारे बड़े बुजुर्ग ये क्यों कहते थे 84 लाख योनियों से होकर के इंसान की ज़िंदगी मिलती है, और फिर आप इस यहाँ अच्छे कर्म करो तो फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मुझे फिर चक्रास के बारे में पता चला, फिर एनर्जी के बारे में पता चला, फिर वाइब्रेशन के बारे में पता चला, फिर स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट देखा, फिर पंचतत्व का कॉन्सेप्ट देखा, फिर दूसरी चीज़ें देखी कि देवेंद्र ये है क्या। पता चले कि ये देवेंद्र नहीं है, जो बोल रहा है ये देवेंद्र हो सकता है, लेकिन जो दिख रहा है ये देवेंद्र नहीं है। फिर जो दिख रहा है और जो बोल रहा है वो अलग अलग है, तो ये कौन है, देवेंद्र कौन है? क्योंकि ये देवेंद्र अगर इसमें से निकल जाएगा तो फिर लोग कहेंगे बॉडी खराब हो जाएगी, जल्दी से डेड बॉडी को बाहर निकालो, तो डेड बॉडी हो जाएगी। तो बॉडी देवेंद्र नहीं है, लेकिन कुछ है इसके अंदर जो देवेंद्र है। लेकिन बाद में पता चलता है कि देवेंद्र और सुशील एक ही हैं। बाद में पता चलता है कि ये जितने लोग हैं सारे एक ही हैं। फिर पता चलता है कुत्ता भी एक ही है, वो भी सुशील ही है, वो भी देवेंद्र ही है। फिर पता चलता है कि भैंस भी वही है। फिर पता चलता है कण कण में वही है। फिर चीज़ समझ में आती है कि फिर ये क्या सीधा है, फिर क्या शुद्ध है। फिर चीज़ें आती है कि जो चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें दिखती नहीं हैं वो भी हैं, वैसे कैसे हो सकता है।
फिर हमें ये चीज़ चला अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, फिर ये लाइट, जैसे लाइट है, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, विबग्योर, वी वायलेट से लेकर के रेड तक ये 7 रंग हैं विबग्योर के, सिखाए जाते हैं कि प्रकाश के 7 रंग हैं। लेकिन मैंने देखा कि जो वायलेट सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कलर है, वेवलेंथ वाला, और जो रेड सबसे कम वाला है, उससे कम वाला भी प्रकाश होता है और उससे ज़्यादा वाला भी होता है, वो हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारी आंखें उसी स्पेक्ट्रम के बीच देख पाती हैं। इसी तरीके से 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हमारे कान सुन पाते हैं। 20 से नीचे ये चमगादड़ सुन सकता है, डॉल्फिन सुन सकती है, और 20,000 से ऊपर कुत्ता सुन सकता है, कुत्ता रात को भौंकता रहता है, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सुन सकता है। इसका मतलब है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर भी साउंड वेव होती है। तब ये समझ में आता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती है, अर्थात जो दिखाई नहीं दे रहा है वो भी चीज़ें हो सकती हैं। फिर लेवल आता है ऊर्जा का, कि क्यों कोई कीड़ा पैदा हुआ, क्यों कोई कुत्ता पैदा हुआ, और क्यों कोई केंचुआ बना, और क्यों कोई आदमी बना, और क्यों कोई घोड़ा बना। तो समझ में आया कि हर जीव का खाना अलग है, हर जीव का जीना अलग है, हर जीव का तरीका अलग है। कोई पक्षी बन गया और कोई मोर बना और कोई चिड़िया बना। किसी का भोजन मांस है, किसी का भोजन दूसरे कीड़े हैं, किसी का भोजन पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं। और तो फिर ये समझ में आ रहा है कि जब हर वस्तु की वाइब्रेशन है तो इसका मतलब है कि कीड़े की वाइब्रेशन कुछ और है, फिर वो ऊर्जा में ट्रांसफर होकर कुछ और बनेगा, तो उसकी वाइब्रेशन ऊपर उठेगी, फिर उसकी वाइब्रेशन ऊपर उठेगी, फिर उसकी वाइब्रेशन ऊपर उठेगी, और फिर आकर के फिर इंसान की वाइब्रेशन पे आकर के आ जाएगा। इसीलिए वो इतने सारी योनियों से होकर के यहाँ तक आया, मतलब उतनी जूनिया कहते हैं, इतने सारे रूप। तो यहाँ अब इंसान आ गया। अब इंसान असल में जीवन, इंसान का जीवन वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे बैठी है। अब इसके पास ऑप्शन है, ये जैसे कर्म करेगा, अगर ये कुत्ते वाले कर्म करेगा फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी, अगर ये इंसानों वाले कर्म करेगा फ्रीक्वेंसी अप हो जाएगी, अगर ये घोड़े वाले कर्म करेगा तो उस हिसाब से हो जाएगी। यानी कि उसको अपने अगला जो जीवन है, जो उसका अगला रूप है, एनर्जी का जो रूप है, क्योंकि ऊर्जा को कभी ना खत्म किया जा सकता है, ना उसको बनाया जा सकता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। और आदमी भी ऊर्जा है, परमात्मा भी ऊर्जा है, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो वो एनर्जी का एक लेवल है। तो जब हम इंसान के रूप में इंसान वाले कर्म करेंगे तो एनर्जी ऊपर उठेगी। तो जीवन उस एनर्जी को ऊपर उठाने का काम है। यदि मांस मिट्टी खाएंगे एनर्जी नीचे जाएगी। अगर हम लोअर काम करेंगे, लो वाइब्रेशन वाले काम करेंगे, गुस्से वाले काम करेंगे, नफरत वाले काम करेंगे, मारकाट वाले काम करेंगे, गंदगी वाले काम करेंगे, किसी के बारे में गलत विचारों वाले काम करेंगे, तो वो एनर्जी डाउन जाएगी, आप कुत्ते वाली पोजीशन पर आ जाओगे। फिर आपको कुत्ते से अगली वाइब्रेशन से स्टार्ट करनी पड़ेगी जिंदगी, फिर आप इंसान तक आओगे। फिर इंसान से आपको ऊपर जाने के लिए आपको अपनी एनर्जी ऊपर उठानी पड़ेगी, आपको अपनी वाइब्रेशन ऊपर उठानी पड़ेगी। उस फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाने का नाम ही जिंदगी है। यही इसीलिए आपका जन्म हुआ है, यही काम करने के लिए आप बने हो। और उसको उठाने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना एकमात्र तरीका है। इसीलिए सृष्टि में, धरती पर, दुनिया में कोई भी जीव जंतु इंसान के अलावा ऐसा नहीं है जो फ्री विल है जिसके पास। जैसे कुत्ता है, वो सड़क पे चल रहा है, चलते चलते अचानक पीछे मुड़ जाएगा, पीछे दूसरी गाड़ी थी अगर, तो वो गाड़ी के नीचे आ जाएगा और मर जाएगा। यानी कि वो ये नहीं सोचता है कि पीछे जाने से क्या होगा, वो ये नहीं सोचता है कि ऐसा करूं कि ना करूं। अब चींटियां हैं, आप कीड़े मकोड़े को, चींटी को देखो आप कभी ना, किसी को आप देखोगे, उसे कैसे पता चलता है कि उधर भोजन है? पक्षी को कैसे पता चलता है? वहां अमेरिका से चला कोई पक्षी और यहाँ आकर के वो आकर किसी उसमें, उसको कैसे पता चला कि वहां पर भोजन है? ना तो नेविगेटर ला रखा है उसने, ना उस पर जीपीएस है, ना मोबाइल है। यहाँ जंगलों में घूमने वाले किसी जानवर को कैसे पता चलता है कि भोजन किधर है? वो चल रहा है, उसको भोजन मिल जाएगा। उसको कैसे पता चलता है? वो चलता है इंस्टिंक्ट से, जो दिमाग में आया चल पड़ा, जो अंदर आया चल पड़ा, जो आवाज आई चल पड़ा। लेकिन आदमी है, आवाज आ रही है, चोरी है, गलत काम है, लेकिन हरामी फिर भी करेगा, मतलब उसको पता है कि ये गलत है। कुत्ता नहीं करेगा, जो कोई दूसरा जानवर नहीं करेगा। सारे जीव जंतु उस इंस्टिंक्ट से चलते हैं जो कुदरत से, आत्मा की आवाज जिसे हम कहते हैं वहां से। आदमी अपनी आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर देगा तो वाइब्रेशंस लो हो जाएगी। आदमी अपनी आत्मा की आवाज से चलेगा तो फ्री विल के हिसाब से, यानी उसको, आदमी को कुदरत ने सेंस दिया
ताकत दी कि तुम अपनी मर्जी से कर सकते हो जो तुम्हारा दिल है। तुम्हारे अच्छा भी तुम्हारे सामने पड़ा है, बुरा भी तुम्हारे सामने पड़ा है। अंतरात्मा से आवाज पक्का आएगी तुम्हारे हाथ में, तुम उसको मार कर आगे बढ़ना चाहते हो या उसको जिंदा रखना चाहते हो। तो ये काम कर सकता है केवल इंसान। तो जिंदगी असल में यहाँ से, ये जो ट्रैप है, ये धरती है ना, ट्रैप है, इसको मृत्यु लोग बोलते हैं। ये ट्रैप से पार पाने का नाम जिंदगी है। इससे पार पाने का एकमात्र तरीका है, आपकी वाइब्रेशन एनर्जी ऊपर उठेगी, और ऊपर उठने का एक ही तरीका है, कुदरत से जुड़ो। और कुदरत से जुड़ने का एक ही तरीका है, प्रकृति के नियमों का पालन करो। और वो केवल एक ही तरीका है कि जिस भी चीज से किसी भी जीव की हानि होती है, किसी की भी हानि होती है, वो काम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। जी डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल रहेगा। और खुद डॉक्टर साहब दाढ़ी नहीं रखते, किसी दाढ़ी वाले के इंसान को कैसे पढ़ सकते हैं डॉक्टर साहब? दाढ़ी वाले के इंसान को, हाँ, बहुत बार जिक्र कराया है, मैंने काफी सारी वीडियो देखी है। एक दाढ़ी वाला आया और वो कर गया, पता नहीं किसका, कोई किसका नाम ले हो किसका नहीं, मेरे को तो मालूम नहीं है। पता नहीं कैसे आप मतलब खुद तो दाढ़ी रख दें, दाढ़ी वाले लोगों का दिमाग कैसे पढ़ लेते हो? मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो उनके कर्म देख के बात करता हूँ भैया। वो 8 तारीख ने जिसने नोटबंदी करी, मेरे को नहीं मालूम। आप कहते, आप तो बार बार आप तो दाढ़ी वाला का नाम लेते, तो मेरे को क्या मतलब कौन है वो, आप ही बताओगे। मैं तो क्या कहूँ, ऐसे तड़ी पार आदमखोर लोगों की तो क्या बात करनी, एनर्जी डाउन जाती है ऐसे लोगों के बात।